नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों हमारी विशेष सीरीज चल रही है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इसके 14 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज दोस्तों 15 क्लास है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि इस क्लास को देखने से पहले प्रीवियस क्लासेस देखना जरूरी है। तभी जाके दोस्तों आपको इस क्लास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे से दोस्तों क्लियर होंगे। और अपने दोस्तों के बीच में इन क्लासेस को जरूर शेयर करिए। पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। ये सीरीज दोस्तों आपको मदद करेगी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, उत्तराखंड एलटी, सीटीटी, यूटीटी, डीएलएड सभी एग्जाम में दोस्तों ये आपको मदद करने वाली है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो जहां पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा तो इस सीरीज दोस्तों आपको मदद कर देगी। अभी इनिशियल फेज पर है लेकिन धीरे धीरे डेवलप होगी। फ्रीक्वेंसी हम जल्दी बढ़ाएंगे क्लासेस की, लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे एक रेगुलर इंटरवल पर। तो आज का जो दोस्तों टॉपिक होने वाला है वो है शिक्षण के सिद्धांत यानी कि टीचिंग प्रिंसिपल। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और वाइटल टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत के बारे में यानी कि टीचिंग प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति अभिरुचि, दोस्तों ये एक ऐसा गुण है दोस्तों जो कि परमानेंट नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है। इसको दोस्तों विकसित किया जाता है। इसको आप जितना प्रयास करेंगे उतना ये डेवलप होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक प्रभावी शिक्षण करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको शिक्षण के सिद्धांतों की जानकारी होनी आवश्यक है। अगर आपको अपना टीचिंग एप्टीट्यूड सुधारना है तो उसके लिए शिक्षण के सिद्धांत को आपने जानना भी होगा और उसको दोस्तों क्लास में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। ठीक है, तो जब आप टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करके आते हैं, लाइक बीएड अगर आप करके आते हैं, तो उसके बाद दोस्तों अपने कुछ शिक्षण सूत्र है, शिक्षण के कुछ सिद्धांत है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको इसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो आज हम दोस्तों शिक्षण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में जानेंगे और इसके अलावा ज्ञानात्मक सिद्धांत को भी कैटेगराइज किया जा सकता है, उसके बारे में भी दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसका नाम है माइवेटिक सिद्धांत, मीटिक थ्योरी। दोस्तों इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे सुकरात। ठीक है, अब सुकरात जी का ये मानना था कि जो आत्मा होती है उसको ज्ञान की अनुभूति पहले से ही होती है। जब वो जन्म लेती है तो वो सभी ज्ञान को भूल जाती है। तो शिक्षक का कार्य ये होता है कि भैया प्रश्न पूछो और उस ज्ञान को चेतन मस्तिष्क में वापस ले आओ। यानी कि जो एक शिक्षक है वो क्या करेगा, बच्चों से इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि भैया जो उनका भूला हुआ जो ज्ञान है, जो वो ऑलरेडी उनको आता था, उनकी आत्मा को पहले से पता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अचेतन मस्तिष्क में चला गया था। तो प्रश्न पूछ पूछ के वो जो पुराना ज्ञान है उसको वापस चेतन मस्तिष्क में ले आना है। ये है दोस्तों माइवेटिक का सिद्धांत। तो यहाँ पर दोस्तों किसका यूज किया जा रहा है, प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने, तो क्वेश्चन पूछ पूछ के क्या है शिक्षण कार्य यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, सुकरात है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अगला सिद्धांत आता है वो आता है संप्रेषण सिद्धांत यानी कि कम्युनिकेशन थ्योरी। अब देखिए आपका शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होगा दोस्तों जितना बढ़िया आपका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भैया जो सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, विचार हैं, उनको भाषा के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना है। ठीक है, ये जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया आपका कम्युनिकेशन होगा, उतने ही प्रभावी आपका शिक्षण होगा। तो संप्रेषण का सिद्धांत दोस्तों यही कहता है कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चीज आप बच्चों को बता रहे हैं वो उसी वे में पहुंचे जिस रूप में आप उसको पहुंचाना चाह रहे हैं। यानी कि जो भी प्राप्त करता है, एक होता है संप्रेषण करने वाला, एक होता है संप्रेषण को प्राप्त करने वाला। ठीक है ना, तो जो संप्रेषण प्राप्त करता है, जो उसको प्राप्त कर रहा है, वो उसको उसी तरीके में ले जिस वे में आप उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, बताना चाह रहे हैं। तो ये चीज है संप्रेषण का सिद्धांत। इसके बाद आता है दोस्तों परिवर्तन का सिद्धांत, इसको बोलते हैं मोल्डिंग थ्योरी। ठीक है, परिवर्तन, मोल्ड कर देना। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, हम जब शिक्षण करते हैं तो हम चाहते क्या है, हम बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है ना, अपेक्षित परिवर्तन चाहते हैं। तो वो अपेक्षित परिवर्तन के लिए ही दोस्तों क्या है, परिवर्तन का सिद्धांत है। ठीक, तो होगा क्या
कि भैया बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित वांछित परिवर्तन लाने के लिए हम क्या करते हैं, परिवर्तन के सिद्धांत का यूज करते हैं। इस सिद्धांत को ये आना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज और है, कम्युनिकेशन सिद्धांत में दोस्तों क्या होता है, अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि प्रश्नोत्तर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपका क्या अंतःक्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये चीज आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, परिवर्तन का सिद्धांत। अब दोस्तों जो अगला सिद्धांत आता है वो आता है परस्पर पूछताछ का सिद्धांत या फिर म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। अब देखिए ये सिद्धांत भी दोस्तों ऑलमोस्ट संप्रेषण सिद्धांत की तरह ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दोनों एक्टिव हैं, शिक्षक और छात्र दोनों के दोनों यहाँ पर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंटरेक्ट होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखिए ये सिद्धांत का ये कहना है कि भैया जो शिक्षण है, शिक्षण कार्य है, उसका मेन जो काम है वो है अधिगम की परिस्थितियों को पैदा करना। मतलब छात्रों को इस तरह से बनाना है कि भैया वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर ले, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, परस्पर पूछताछ सिद्धांत का शिक्षण कार्य में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो इसलिए जो कोई भी शिक्षक है वो छात्रों को इस तरह से गाइड करेगा कि वे स्वयं अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो परस्पर क्या होगी, आपस में पूछताछ होगी, परस्पर म्यूचुअल डिबेट होगी, परिचर्चा होगी। तो इस तरह से शिक्षण का कार्य क्या होता है, इसमें आगे बढ़ता है। अब दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है क्रिया का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सिंपली ये बोलता है कि भैया करके सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। जब भी आप कोई दोस्तों पाठ पढ़ाते हैं तो छात्रों को उससे संबंधित क्रिया जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जो करके सीखा हुआ ज्ञान होता है वो अधिक दोस्तों क्या होता है, स्थायी होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर क्रिया क्या है, दो तरह की क्रिया है, एक है मानसिक क्रिया और एक होती है दोस्तों शारीरिक क्रिया। अब यहाँ पर जो शारीरिक क्रिया है इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दोनों की इंपॉर्टेंस, मानसिक क्रिया भी और शारीरिक क्रिया भी, लेकिन शारीरिक क्रिया की दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हो सकता है देखिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा या कोई कविता या आपने कोई पाठ पढ़ा, उसको आप 2 साल के बाद मान लेते हैं भूल जाएं, लेकिन मान लेते हैं जो कि आपने शारीरिक रूप से क्रिया की होगी, जैसे लाइक अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं या स्विमिंग करना सीखते हैं तो आप उसको आगे लंबे समय तक दोस्तों याद रखते हैं, ठीक है। तो जो शारीरिक रूप से क्रिया किया गया जो कार्य होता है वो ज्यादा सफल होता है, वो उसका जो ज्ञान आपको मिलता है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो टीचर का काम ये बनता है कि उसको पाठ से संबंधित एक्टिविटी जरूर करानी चाहिए। जैसे हम इतिहास में कोई चीज पढ़ाते हैं तो अगर हम खाली बुक के माध्यम से उसको पढ़ा रहे हैं तो बच्चे हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसको भूल जाएंगे, हो सकता है, क्या होता ही है। अब लेकिन अगर इतिहास के किसी चैप्टर को दोस्तों किसी नाटक के माध्यम से बताया जाए या किसी फिल्म के माध्यम से बताया जाए या फिर उसको करके दिखाया जाए तो बच्चे उसको ज्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। ये दोस्तों एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया का सिद्धांत पर दोस्तों आज के आधुनिक समय में बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं दोस्तों जो कि अपनाई जाती है, जैसे कि मॉन्टेसरी विधि होती है, परियोजना विधि होती है, ठीक है, किंडरगार्टन विधि होती है, डाल्टन विधि होती है, ठीक है, समस्या समाधान विधि है। बहुत सारी विधि हैं जो कि करके सिद्धांत, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है दोस्तों रुचि का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों ये कहता है कि शिक्षक को बालकों की रुचि के अकॉर्डिंग ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगर किसी बालक की विषय में रुचि नहीं है तो पहले रुचि को पैदा करो, या बालक को वही चीज पढ़ाओ जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पहले इंटरेस्ट को पैदा करो, ठीक है। अब बालकों के अंदर रुचि पैदा करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि भाई कोई चीज अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसको बिल्कुल आप उदाहरण देके समझाओ, उसको जीवन से जोड़ो, ठीक है। और छात्रों को पढ़ने में आप जिज्ञासा पैदा करो, ठीक है। जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसका स्पष्ट एम बताओ कि ये चीज क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है। दैनिक जीवन से अगर आप चीज को जोड़ के बताएंगे तो उससे ज्यादा बच्चा सीखेगा। करके अगर सिखाओगे तो उसमें ज्यादा उसको इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा जैसे आप टीचिंग एड्स का भी यूज कर सकते हैं, सहायक सामग्री, जैसे आपने ऑडियो वीडियो का यूज कर लिया या फिर आप जो भी आप चार्ट का यूज कर लिया, ठीक है। और कई सारे दोस्तों आपके टीचिंग एड्स आते हैं, उनका आप दोस्तों यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से बच्चों को उस पाठ में क्या हो जाए, रुचि हो जाए, इंटरेस्ट आ जाए। तो जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो फिर जो सीखा हुआ ज्ञान होगा वो दोस्तों डेफिनेटली स्थायी होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो सिद्धांत है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब भी छात्र को कोई ऐसा पाठ जब पढ़ाया जाता है कि जो कि उसके जीवन से सीधे सीधे संबंधित होता है तो वहां पर जो छात्र है उसको ज्यादा रुचि लेता है, ठीक है। तो अगर कोई भी विषय वस्तु है उसको अगर आप छात्रों के जीवन से जोड़कर उसको पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि छात्र उसमें रुचि लेंगे और अधिगम बढ़िया होगा और शिक्षण कार्य भी आपका सफल होगा।
अगला जो सिद्धांत है दोस्तों वह है निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत, या फिर इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम का मतलब यह है कि दोस्तों जब भी आप कोई शिक्षण कार्य करते हैं, जब भी आप कोई पाठ पढ़ाते हैं, तो उस पाठ का दोस्तों एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। आप जो उस पाठ को पढ़ा रहे हैं तो आपका उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, जब आप कविता पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं भाषा का कोई कविता है, तो कविता आप पढ़ा रहे हैं तो उसको किस सेंस में पढ़ाना चाहते हैं। छात्रों को खाली उसकी अनुभूति करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप उससे छात्रों की भाषा को सुधारना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे। ठीक समझ रहे हैं ना। तो वही चीज है निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। जब भी आप कोई पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ पढ़ाने से पहले आप उसका निश्चित एम रखें कि इस पाठ के माध्यम से मैं बच्चों को क्या सिखाना चाहता हूं या क्या सिखाना चाहती हूं, यह जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है चयन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब यह है कि जो भी दोस्तों आप मैटर या पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें कुछ मैटर ऐसा हो सकता है कि जो बच्चों से बहुत संबंधित हो, बच्चों के काफी काम आए। कुछ ऐसा मैटर भी हो सकता है जो कि बच्चों से संबंधित ना हो, बिल्कुल वेस्ट हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहां पर दोस्तों आपने क्या है, उस मैटर को चुनना है जो कि बच्चों के काम आए आगे जाके। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं चयन का सिद्धांत। जब आप एम बनाते हैं तो फिर आप पाठ्य सामग्री का चयन करने के लिए आपकी आसानी रहती है। तो निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत है, यहां से आपके लिए चयन का सिद्धांत करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपने वही चीजें चुननी है जो कि बच्चों के स्तर के अनुरूप हो। ठीक है, और डेफिनेटली उनमें उससे रुचि पैदा हो और उनके आगे जीवन में भी काम आए। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है। इसके बाद आता है नियोजन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी आप क्लास में पहले जाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, पाठ योजना बनाएंगे, टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कोई भी चीज है आप उसको किस तरह से क्लास में प्रेजेंट करेंगे। फिर आप क्लास में किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, ब्लैक बोर्ड में कैसे काम करेंगे, उसके बाद गृह कार्य देंगे, मूल्यांकन का काम कैसे करेंगे। तो इन सभी चीजों की दोस्तों आपने क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है। ठीक है ना, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप क्या करते हैं, क्लास में टीचिंग का कार्य करते हैं। क्योंकि अगर आपने दोस्तों प्लानिंग की होगी बहुत अच्छे से, तो फिर आपका जो क्लास में जो शिक्षण है वो हमेशा सफल रहेगा। ठीक है, जब भी आप क्लास में शिक्षण में जाए तो पहले एक प्लानिंग बना के जाए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्लानिंग करके ना जाए तो फिर उस केस में क्या हो सकता है कि बच्चों के सामने कभी कभार आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। कभी बच्चा कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछ देगा जो कि आपको क्लास में ना आए। ठीक है, या आप अगर प्लानिंग करके गए हैं तो फिर क्या हो सकता है कि आप अपने अनुभव से, क्योंकि आप प्लानिंग तो कर लेंगे लेकिन हो सकता है कि आपने उस क्वेश्चन की प्लानिंग ना की हो जो कि बच्चा आपसे पूछ ले, लेकिन आपको क्योंकि प्लानिंग का एक्सपीरियंस है, आपको पहले से अनुभव है, तो उसके आधार पर आप उनको आंसर दे पाएंगे, उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लानिंग का सिद्धांत। तो आप क्या बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों विभाजन का सिद्धांत। अब विभाजन का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का मतलब है कि पूरा दोस्तों जो सिलेबस है, पूरा जो आपका पाठ्य सामग्री है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में दोस्तों आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अभी छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे नहीं कि ऐसी कर दिए, मतलब कि आपने एक जो पार्ट है वो अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि जो अगला पार्ट है उसमें जिज्ञासा उसकी पैदा हो जाए बच्चे में। ठीक, तो इस तरह से आपने क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। आप ऐसे जब छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड करते हो तो इससे क्या होता है, शिक्षण कार्य आसान हो जाता है, बच्चों के लिए भी चीजों को समझना आसान हो जाता है। इसको बोलते हैं हम विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसको पढ़ना। ठीक, एक साथ ही पढ़ाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है दोहराने का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। अब सिंपल सी बात है, कोई भी छात्र जब कोई भी पाठ जब आप छात्रों को पढ़ाते हैं तो उसको जरूर रिवाइज करवाना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो भूल जाएगा उस चीजों को। ठीक है ना, तो इसलिए बिना दोहराए या फिर बिना रिवीजन किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आप उसको जरूर उसको रिवाइज करवाएं ताकि वो उसको याद रहे। ठीक है, वो ज्ञान उसको परमानेंट रहे। ठीक है, इसीलिए जो गृह कार्य दिया जाता है इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो दोहराने का सिद्धांत है, इसलिए हम गृह कार्य देते हैं ताकि जो बच्चा है वो क्लास में जो चीज पढ़ाई गई है उसको घर में जाके रिवाइज करे और क्वेश्चन के आंसर लिख के आए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग गृह कार्य दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। अब देखिए होता क्या है, कक्षा में जब भी आप दोस्तों जाते हैं तो आपका व्यवहार लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब समझते हैं ना कि जो आपके सामने जो छात्र बैठे हैं उनको भी पूरा मौका देना है उनके विचार को व्यक्त करने का, या फिर आप कह सकते हैं कि उनको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, इसमें हो सकता है कि क्लास में छात्र आपसे प्रश्न पूछें और आप उसका आंसर दें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत बोलते हैं।
कभी कभार क्या होता है कि हम वन वे टीचिंग करते हैं, यानी कि बस छात्र सुनते रहते हैं और हम सिंपली एक तरफ से संप्रेषण करते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। उस केस में क्या हो सकता है कि सफल शिक्षण जरूरी नहीं है कि हो और अधिगम की अच्छी परिस्थितियां पैदा हो, ऐसा नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत सिंपली ये कहता है कि आपने छात्रों की सहायता लेनी है, उनका सहयोग लेना है और उसकी अकॉर्डिंग आपने फिर पाठ को पढ़ाते हुए चले जाना है। तो लोकतांत्रिक व्यवहार इसको बोला जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। अभी तक ये सामान्य से प्रिंसिपल थे। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का मतलब है कि जो डायरेक्टली दोस्तों क्या है, मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी अध्यापक अपने शिक्षक अपने छात्रों को अगर वो मोटिवेट करने में अगर वो सफल हो गया तो फिर अपने आप ही उसका शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उसके लिए उनको शिक्षित करना आसान हो जाएगा और शिक्षण कार्य अपने आप ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उनको मोटिवेट कर पाएं, ठीक, कैसे मोटिवेट करेंगे, आप उनमें जिज्ञासा बढ़ाएं, उनकी प्रशंसा करें, निंदा करें, ठीक है, सहायक सामग्री का प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलता है और जब उनको मोटिवेशन मिलता है तो फिर अपने आप ही आपके लिए शिक्षण कार्य करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब होता क्या है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में, जैसे मैं अभी इसी सिनेरियो में देखूं तो मैं आपको लगातार मोटिवेट करता रहता हूं कि तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। तो अगर मैं ऐसा कहते रहूँगा, फॉर्म आने वाले हैं, तो उससे होता क्या है कि आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आप अपने आप ही मेरे लिए जो शिक्षण कार्य है वो आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है मनोरंजन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जब आप लंबा और नीरस का शिक्षण करते हैं ना, तो उससे छात्र क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में दोस्तों आपको क्या है कि मनोरंजन के सिद्धांत का यूज करना चाहिए। शिक्षण कार्य को बीच में मनोरंजन बनाना आवश्यक है, जिससे कि जो छात्र हैं वो बीच बीच में आपके पूरे शिक्षण कार्य का मजा ले सकें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि लंबा और नीरस शिक्षण उनको बोर कर देता है, थक जाते हैं, फिर पढ़ते नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला होता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए हर जो छात्र होता है वो अलग होता है, ठीक है। अलग किस सेंस में होता है, शारीरिक क्षमता में, रुचियों में, अभिवृत्तियों में, ठीक है, और योग्यताओं में, ठीक, सब में दोस्तों वो अलग होते हैं। कोई बहुत मेधावी होते हैं, कोई बहुत मूर्ख होते हैं, ठीक है। तो उन सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपने ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपने क्या करना है, अपना शिक्षण कार्य करना है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत दोस्तों इसकी जानकारी देता है। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, उपचारात्मक यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ये दोस्तों सिंपली ये कहता है कि कई बार आपने ऐसे छात्र देखे होंगे जो कि कक्षा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और जैसी क्लास होती है तो क्लास से दूर भागने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ऐसे बच्चों की समस्याओं का पता लगाना है कि उनकी समस्याएं क्या हैं और फिर उसकी समस्याओं को पता लगाकर उनके लिए दोस्तों आपने उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद अगला आता है सहानुभूति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी। अब आप कोई भी जो शिक्षक है उसको अपने छात्रों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि जब सहानुभूति होती है तो ऐसे में ही दोस्तों क्या होता है कि जो छात्र हैं वो शिक्षक के करीब आते हैं, वो अपनी जो बातें हैं, अपनी समस्याएं हैं वो शिक्षक को बताते हैं और उसका जो निदान है वो शिक्षक कर पाते हैं। इसलिए सहानुभूति का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों आता है पुनर्बलन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यू कैन से, क्योंकि रीइंफोर्समेंट दोस्तों क्या है, एक्चुअली कोई छात्र है अगर वो वांछित अनुक्रिया कर रहा है तो आप उसको दोस्तों क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, पुरस्कार करते हैं, देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस अनुक्रिया को करने की संभावना बढ़ जाती है। कोई बच्चा है, अगर आपने कोई प्रश्न पूछा और उसका जवाब उसने बहुत अच्छा दिया तो आप उसको कहेंगे शाबाश बेटा या पुरस्कार देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको एक तरह से रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। तो अगली बार क्या करेगा, और अच्छे से प्रिपेयर करके आएगा और ज़्यादा अच्छे जवाब देगा, ठीक है। तो उससे उसकी जो सही अनुक्रिया करने की संभावना है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। हमारी जो 5 इंद्रियां होती है दोस्तों, ये पूरी की पूरी एक्टिव होनी चाहिए। जब क्लास में दोस्तों जब शिक्षण होता है तो बच्चों की 5 इंद्रियों को विकसित करने वाला शिक्षण कार्य होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत।
तो दोस्तों अभी तक हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांत पढ़े, इसके अलावा हमने शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़े, ठीक है। अब एक दोस्तों एक और थ्योरी है, इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों गेज हैं। अब गेज का दोस्तों ये मानना था कि कोई एक सिद्धांत शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता या पूरा नहीं कर सकता दोस्तों उनको, इसलिए शिक्षण के लिए बहुत सारे सिद्धांतों की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनको मिलाकर ही शिक्षण कार्य को किया जाना चाहिए। तो इन्होंने दोस्तों जो शिक्षण कार्य का विश्लेषण है इन चार टाइप्स में किया है, या आप इसको कह सकते हैं चार आधारों पर किया है। इन चार आधारों के बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। पहले इन उद्देश्यों को मानव व्यवहार के जो तीन पक्ष है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोयोगात्मक, इसके आधार पर 18 स्तरों पर दोस्तों बांटा गया है, ठीक है, बांटा जा सकता है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोस्तों क्या है, कई सारे विशिष्ट क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, उतने ही शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। इसके अलावा बात आती है शिक्षण क्रियाओं की। शिक्षण क्रियाएं हैं का मतलब ये है कि शिक्षण क्रिया के आधार पर भी हमें शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है जब आप क्लास में जब जाते हैं तो कई तरह की क्रियाएं आपको करनी पड़ती हैं। आपको दोस्तों एक परामर्शकर्ता के रूप में भी काम करना पड़ता है, आपको एक अनुदेशनकर्ता के रूप में भी काम करना पड़ता है, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट देखते हैं, अनुशासन देखते हैं, इसके अलावा मूल्यांकन काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो सकते हैं कि बहुत सारे सिद्धांतों की दोस्तों इसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो अधिगम सिद्धांत हैं, तो जो अधिगम सिद्धांत है उससे भी क्या होता है, अनेकों शिक्षण सिद्धांतों का जन्म होता है, ठीक है। क्योंकि भैया अधिगम परिस्थितियों को पैदा करना ही शिक्षण का मेन मोटिव है, ठीक है। तो अधिगम सिद्धांतों के लिए भी क्या होता है, कई सारे शिक्षण सिद्धांतों के लिए की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों जो अधिगम के तत्व हैं, इनके लिए भी अलग अलग सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम के 4 तत्व हैं, जैसे कि तड़प, ड्राइव, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, अनुबोधक क्यू या पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट। तो ये दोस्तों ये जो 4 आधार हैं, इनके आधार पर ही दोस्तों शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये जो चारों के चारों जो हम कह सकते हैं, ये जो चारों के चारों दोस्तों जो ये आधार हैं, ये सारे दोस्तों बोध पर आधारित है। बोध का मतलब है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आधारित है, इसीलिए दोस्तों इसको शिक्षण का ज्ञानात्मक सिद्धांत इनको बोला गया है, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल। मेनली दोस्तों जो आपके जनरल प्रिंसिपल हैं और इसके अलावा जो आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं ऑफ टीचिंग, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इनका दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि इसके प्रतिपादक गेज हैं और किस आधार पर इनका विश्लेषण किया गया, इतना ही दोस्तों आपके लिए इनफ रहेगा। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये जरूर मदद करेगी आगामी सभी एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।